एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, 2022-23 की जो न्यू क्वेश्चन बैंक आई है उसकी पॉलिटिकल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक, उसका जो हमने सॉल्यूशन है वो आपको 1 तो हमारा प्रॉपर हटाया हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड है, दो ध्रुवीयता का अंतर, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने जो भी हमारा चैप्टर 2 है उसके ये जो 2 मार्कर क्वेश्चन थे, ठीक, जो आपको स्क्रीन पर 2 मार्कर दिखाई दे रहे हैं, इनका सोल्व किया था। अब इस पार्ट 2 में हम लघुत्तरीय यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। तो सोवियत जो प्रणाली थी या पूरा सिस्टम था वो क्या है ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। यानी कि जो सोवियत गणराज्य है वो यूएसएसआर जिसको कहते हैं, वो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, उसके बाद आया था अस्तित्व में। ये जो क्रांति थी ये समाजवाद व साम्यवादों के आदर्शों से प्रेरित थी। यानी कि जो ये सोवियत प्रणाली है ये किसको सपोर्ट करती है, साम्यवाद और समाजवाद को, और ये पूंजीवाद के विरोध में थी। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका विरोध करती है सोवियत प्रणाली। और क्या होता है, देखो, सोवियत प्रणाली में इसकी धुरी जो रहती है वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्थान नहीं था। यानी कि जो सोवियत सिस्टम है उसमें ये था कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, वही पूरा का पूरा कार्यभार संभालती थी। उसके अलावा कोई किसी और राजनीतिक दल के लिए कोई स्थान वहाँ पर नहीं था। इसमें अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध व सरकार के नियंत्रण में थी। सोवियत सिस्टम में क्या होता था, सोवियत प्रणाली में जो इकोनॉमी होती थी वो सरकार निर्धारित करती थी कि क्या चीज़ बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए, सब कुछ, क्या प्राइस रहना चाहिए, ये सब कुछ कौन निर्धारित करता था, सरकार निर्धारित करता था। और इसे ही सोवियत प्रणाली कहा गया। ठीक, तो ऐसा था सोवियत सिस्टम या सोवियत प्रणाली। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। आप सबको पता है कि जो पूरा का पूरा सोवियत प्रणाली को अपनाया हुआ सोवियत संघ था वो नष्ट हो गया था। तो जिस प्रणाली को उसने अपनाया था उसमें ऐसे क्या दोष थे जिसके कारण वह नष्ट हुआ। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोष या फिर कह सकते हैं अवगुण, कमियां, कुछ भी आए तो आपको यही बताना है। पहला, सोवियत प्रणाली पूर्ण रूपेण नौकरशाही द्वारा नियंत्रित थी, अतः वह निरंतर सत्तावादी होती चली गई और जनसाधारण का जीवन लगातार मुश्किलों से भरा होता चलता गया। देखो क्या हुआ कि जो सोवियत प्रणाली थी वो पहले नौकरशाही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों को सत्ता का उपभोग करने में मज़ा आने लगा। तो वो सत्ता प्रेमी हो गए, जो मेन वहाँ के नेता लोग थे या जो उनके चलाने वाले जो सोवियत संघ के थे, जिसके कारण क्या हुआ, जो जनसाधारण लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनका जीवन सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। इस कारण से सोवियत संघ का पतन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक दोष है। उसके बाद सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं कर पाई और पाश्चात्य देशों से अत्यधिक पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का बड़ा हिस्सा खर्च किया। सोवियत संघ की एक गलती क्या हो गई कि उसके पास जितना भी पैसा था उसने देश के अंदर उसका जो औद्योगिक ढांचा है उसको सुधारने में न लगाकर उसने क्या किया, जो दूसरे देश थे उनसे होड़ करने के चक्कर में हथियारों का ज़्यादा निर्माण कर लिया, जिससे देश की स्थिति नहीं सुधर पाई देश के अंदर की, जिसकी वजह से सोवियत संघ नष्ट भी हुआ और यही सोवियत प्रणाली का एक दोष है। ठीक, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर दलीय अनुशासन वाले सोवियत संघ के समस्त संस्थाओं पर साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण था। दल वहाँ की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी कि जो जिन दलों को, जिन संस्थाओं को सोवियत प्रणाली संभाल रही थी वो अब जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रही थी, जो कि एक सोवियत संघ ही या सोवियत प्रणाली का एक दोष है, कमी है। उसके बाद सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से रूस अत्यधिक वर्चस्वशाली था तथा शेष 14 गणराज्यों के नागरिक स्वयं को उपेक्षित तथा दबा हुआ महसूस करते थे। ठीक, तो ये 4 कारण हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के लिए 4 उत्तरदायी कोई कारण लिखिए। ठीक है, 4 कारण लिखना है उत्तरदायी जिनसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इस एक तरीके से जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया ना, वही इसका आंसर है, क्योंकि जो दोस्त थे उन्हीं के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर भी एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत संघ जो समाजवादी प्रणाली पर आधारित था, समाजवादी खेमे व दूसरी दुनिया भी इसे कहा जाता है, इस दुनिया के विघटन के निम्नलिखित कारण है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कमज़ोर संस्थाएं। ठीक है, पहली हेडिंग बनाना आप, कमज़ोर संस्थाएं। सोवियत संघ की जो राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गई थी और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी, जो उनके पतन का कारण बन गया। ठीक, तो जो संस्थाएं थी जिन पर भरोसा था जनता को, वही अब क्या थी, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रही थी, पहला कारण। दूसरा, संसाधनों का हथियार पर अनुचित प्रयोग। जैसा कि मैं पहले वाले आंसर में भी समझा चुकी हूँ कि सोवियत संघ अपने संसाधनों का अधिकांश उपयोग परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान में करता था। साथ ही वह पूर्वी यूरोप से पिछड़े लघु देश के विकास में भी अपने संसाधन का प्रयोग करता था, जिससे उस पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन आया, यानी कि दबाव पड़ा और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर पाया और उसका विघटन हो गया। तो दूसरा कारण यह है कि जहाँ पैसे लगाने चाहिए थे वहाँ नहीं लगा रहा था और दूसरी जगह यानी कि हथियारों में लगा रहा था, जिसके कारणवश उसका पतन हुआ। उसके बाद पश्चिमी देशों से पिछड़ना। देखो, सोवियत संघ स्वयं को पूंजीवाद से बेहतर बताता था, यानी कि जो भी पश्चिम देश थे वो पूंजीवाद को फॉलो करते थे। तो जो वहाँ की जनता थी वो, उनको ये जानकारी दी जाती थी कि सोवियत संघ जो है वो पूंजीवाद से अच्छा है, लेकिन वास्तव में क्या था, सोवियत संघ पिछड़ चुका था। परंतु जब वहाँ की जनता की जानकारी बढ़ी और जनता ने पश्चिमी देश व सोवियत संघ के बीच मौजूद अंतर को भांप लिया, तो सोवियत संघ क्या हो चुका था, पिछड़ चुका था, जिससे जनता को राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक तौर पर धक्का लगा। और जब किसी देश की जनता ही अगर टूट जाए, ठीक है, किसी संघ की अगर जनता ही टूट जाए, तो फिर उस संघ को या उस देश को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा हाल हुआ था सोवियत संघ के साथ। उसके बाद गोबाचेव की नीतियाँ। अब गोबाचेव एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे वहाँ के। तो उन्होंने जब ऐसी स्थिति देखी कि सोवियत संघ में बहुत सारी कमियां आ चुकी है, दोष आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, सुधारने की स्थिति की और लोकतांत्रिक सुधार लागू किया। अब जैसे ही उसमें लोकतांत्रिक सुधार लागू किया तो क्या कि व्यवस्था को ढील दे दी गई। अब जनता की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा, यानी कि एक साथ जब जनता को इतनी सुविधाएं मिलने लगी तो उसमें इतनी जनता की उम्मीदें बढ़ गई कि उस पर फिर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ का नष्ट हुआ या पतन हुआ। उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना का उभार। सोवियत संघ के जो मुख्य गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन, बोलीगटन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का उभार हुआ तथा संप्रभुता की इच्छा जागृत हुई, जो सोवियत संघ के विघटन का अंतिम व तत्कालिक कारण बना। क्योंकि वो सब एक संघ के अंडर थे, तो उनके पास संप्रभुता किसी एक के पास अपनी अलग नहीं थी। इस कारण फिर उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, उन्हें संप्रभुता चाहिए थी, जिसके कारण भी सोवियत संघ का कहीं ना कहीं पतन हुआ। तो ये कुछ कारण हैं। आप अगर इस आंसर को बिल्कुल इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। जैसा कि मैंने बताया 3 नंबर का है, तो आप 4 पॉइंट भी लिखेंगे, अगर 5 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 5 पॉइंट फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के कोई 4 परिणाम लिखिए। तो शॉक थेरेपी के क्या 4 परिणाम है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शॉक थेरेपी से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। पहली बात तो चूंकि ये एक आर्थिक मॉडल था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अर्थव्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ गई, तहस नहस हो गई और जितने भी उद्योग धंधे थे कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान पहुंचा। दूसरा ये हुआ कि जो रूसी मुद्रा रूबल थे उसके मूल्य में भी नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो तक चली गई। ठीक, उसके बाद सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1998 की तुलना में कहीं नीचे चला गया था। ठीक, तो एक ये परिणाम हुआ। उसके साथ शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को अपने नियंत्रण में लिया। तो एक विशेष प्रकार का वर्ग उभरा, माफिया वर्ग, और उसने क्या कर लिया, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी सब उसके अंडर में कर ली। ठीक, और उसके अलावा
एक और परिणाम ये निकला कि सभी देशों के संविधान जो थे वो उस टाइम पे हड़बड़ी में यानी कि जल्दी जल्दी बनाए गए। तो किसी में क्या हुआ, शक्ति या राष्ट्रपति के पास चली गई सारी के सारी। तो अनेक राष्ट्रपति ने इन शक्ति का दुरुपयोग किया और बहुत वर्षों तक वो राष्ट्रपति बने रहे। ठीक, तो इस तरीके का काम उन्होंने किया। तो ये पूरा शोक थेरेपी के परिणाम है। तो स्क्रीनशॉट 1 2 3 एंड देन 4 5। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस प्रकार उभरा, समझाइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत संघ था वो एक अच्छी महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो क्या कारण थे ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक 5 कारण निम्नलिखित है। पहला, विकसित अर्थव्यवस्था। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो शेष विश्व की तुलना में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अधिक विकसित थी। ठीक, जिसके कारण भी वह एक महाशक्ति बना। दूसरा, संचार प्रणाली। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अनूठी थी। सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके भी संचार की सुव्यवस्थित प्रणाली के कारण आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, जिससे आवागमन क्या था, सस्ता था व सुलभ था। तो दूसरा कारण है यहाँ की संचार जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी थी। फिर घरेलू उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था, यानी काफ़ी विकसित था। छोटी से छोटी अगर पीन से लेकर और बड़ी से बड़ी कार सभी घरेलू उपभोक्ता उद्योग में यहाँ पर निर्मित होती थी। उसके अलावा ऊर्जा संसाधन, सबसे मेन चीज़। कोई भी देश है ना, अगर उसके पास खनिज ऊर्जा संसाधन है तो वो प्रगति कर लेगा। ठीक, तो सोवियत संघ के पास एक विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, तेल, खनिज आदि शामिल थे। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी का अभाव। सोवियत संघ में बेरोजगारी जो थी वह नाम मात्र की थी। सरकार ने सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराई थी। ठीक, जिसके कारण उपयुक्त तथ्यों के कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये इसका आंसर है। अच्छे से इसको लिखना, फुल मार्क्स मिलने वाले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और ये एंड का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो इस आंसर आपके सामने है। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। सोवियत प्रणाली समाजवाद व साम्यवाद के आदर्शों पर आधारित थी, यानी कि सोवियत सिस्टम जो है था वो समाजवाद और साम्यवाद को फॉलो करता था। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी, वो सरकार के नियंत्रण में थी। इसमें जो था वो पूंजीवाद का विरोध करती थी। ये पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसकी कट्टर विरोधी थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी की धुरी थी व अन्य राजनीतिक दल के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता था। तो ये सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। सॉरी, यहाँ पर हमें परिणाम बताना है कि जब विघटन हो गया तो क्या हुआ। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सोवियत संघ दूसरी दुनिया के विघटन की मुख्यतः मोटे तौर पर 3 परिणाम निकले। ठीक है, मेन 3 परिणाम है और हमारा क्वेश्चन भी 3 अंक का है। तो आराम से आप इस आंसर को व्यवस्थित लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखते हैं आंसर को। पहला परिणाम, शीत युद्ध की समाप्ति। जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इतना बड़ा कोल्ड वॉर जो चल रहा था, ठीक, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन होते ही वैश्विक राजनीति में एक महाशक्ति गायब हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। साथ ही हथियारों की होड़ की समाप्ति और संपूर्ण विश्व में नई शांति की स्थापना हो गई। उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व। देखो, सोवियत संघ जब था तो 2 ध्रुवीय विश्व था। अब जैसे ही सोवियत संघ का समापन हुआ तो एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, क्योंकि अब मात्र कौन बच चुका था, अमेरिका। क्योंकि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल चुका था और अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा था। अमेरिका के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सभी देशों के लिए सर्वोपरि हो गई थी, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था का भी वर्चस्व शुरू हो चुका था। उसके बाद नए देशों का उदय। अब क्या हुआ, सोवियत संघ के खेमे में जितने भी देश थे, सोवियत संघ का अंत हुआ तो उसके खेमे में जितने भी देश थे वो कहीं ना कहीं एक नए देश के रूप में उनका उदय हुआ। इन सभी देशों का उदय अपनी स्वतंत्रता व पसंद पर आधारित था। ठीक, तो ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है। तो स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे 3 अंक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। इधर आपके सारे ऑब्जेक्टिव की उत्तरमाला है। तो इस जो ये पीडीएफ है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो इस टाइम पर डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको आप ज़रूर वॉच करें। उसके बाद इस सेकेंड पार्ट पर आए। तो आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई। अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।